ही मैं चंद लम्हे बेध्यानी में पड़ा रहा। गो एक स्नाइपर का दिमाग हर वक्त चौकन्ना ही रहता है और नींद से उठते ही उसे माहौल और सूरत हाल का अच्छी तरह इदराक होता है। मगर उस वक्त मैं नींद से नहीं जागा था, बल्कि तवील बेहोशी से उठा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शऊर बेदार हुआ और मुझे याद आया कि मैं कहाँ हूँ। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि अभी तक मैं जिंदा कैसे हूँ। शलोबर कबीले के आदमियों को तो मुझे बगैर किसी ताखीर के हलाक कर देना चाहिए था, मगर मैं न सिर्फ जिंदा था बल्कि टांग, पिंडली और बाजू पर बंधी हुई सफेद पट्टियां भी मुझे ये बावर करवा रही थीं कि बेहोशी के दौरान ही मेरा ऑपरेशन वगैरह हो चुका था। मैंने दाएं बाएं नजरें घुमाई। वो जगह मुझे किसी गार की तरह लगी, क्योंकि कमरे की दीवारें इतनी खुरदरी और बेतरतीब नहीं हो सकती थी। मैं फर्श पर बिछे एक नरम गद्दे पर लेटा हुआ था। सरहाने की तरफ दीवार में गड़ी कील के साथ एक ड्रिप लटकी थी, जिसका एक सिरा सुई के साथ मेरी कलाई में जुड़ा हुआ था। मेरे पांव की तरफ एक बैटरी पड़ी थी, जिससे मुंसलिक तार छत में लगी एक डीसी बल्ब को रोशन किए हुए थी। दरवाजे की जगह एक काले रंग का कंबल लटका हुआ नजर आ रहा था। अब ये मालूम नहीं था कि उसके अकब में दरवाजा मौजूद भी था या नहीं। अंदर चलने वाले बल्ब की वजह से रात दिन का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। न जाने बेहोशी के दौरान कितना वक्त गुजर गया था। मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी गायब थी। इसी तरह मेरा लिबास भी तब्दील कर दिया गया था। जिस तरह मेरी देखभाल की गई थी, मेरे साथ ऐसा बर्ताव शलोबर कबीले वाले तो किसी सूरत नहीं कर सकते थे। मैं ज़हनी वर्जिश में मशगूल हो गया, लेकिन काफी देर अंधेरे में टामक टूइयां मारने के बाद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। और फिर मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि पर्दा हटाकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले के चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। वो कमांडर अब्दुल हक था। उसी की वजह से मेरा तारुफ पहली बार मुजाहिदीन से हुआ था और उसके बाद मुजाहिदीन मेरे काफी काम आए थे। मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हुए, आपको होश आ गया है? वो मेरे करीब बैठ गया। मैं मुस्कुराया। होश तो आ गया है, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो बोला, जिन मुसल्ला आदमियों को देखकर आप भागने की नाकाम कोशिश में बेहोश हुए थे, वो आपके दुश्मन नहीं थे, मुजाहिदीन थे। मैंने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया। इसका मतलब है मेरा बेहोश हो जाना फायदेमंद रहा, वरना मैंने मुकाबले से बाज नहीं आना था। कमांडर अब्दुल हक ने कहकहा लगाया, यकीनन हमारे मुजाहिदीन के चंद सांस बकाया थे। मैं खफीफ होता हुआ बोला, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। वो बोला, कसर नफ्सी है आपकी, वरना वहाँ काफी लाशें बिखरी हुई नजर आई हैं और तमाम के सर में गोली लगी थी। ये कहते हुए उसने पूछा, वैसे आप किसी अफगानी कबीले से कैसे टकरा गए? ये लोग तो पाक आर्मी के दुश्मन नहीं हैं। मैंने कहा, लंबी कहानी है। वो मुस्कुराया, ऐसी हालत में कहानियां सुनाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं बचता। मैंने कहा, पहले आप ये बताएं कि मुजाहिदीन वहाँ कैसे आ गए और उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? वो बोले, पहचाना कहाँ है, वहाँ आप अकेले ही जिंदा बचे थे, इसलिए आपको ले आए। यहाँ खुशकिस्मती से मैं खुद मौजूद था। बस सबसे पहले तो आपको तिब्बी इमदाद दी, टांग में फंसी गोली निकाली, मरहम पट्टी की और फिर कमजोरी की वजह से ड्रिप लगा दी। ये 5वीं ड्रिप खत्म हुई है। ये कहते हुए उसने मेरी कलाई से सुई निकाल कर वहाँ रख कर दबा दी। मैंने कहा, गोया मुझे बेहोश हुए दूसरा दिन है। वो बोले, कल शाम को आपको यहाँ लाया गया था और अभी रात के 12 बजने को हैं। मैंने पूछा, आप सोए नहीं? वो बोले, ड्रिप खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, ये जगह गार की तरह लग रही है? वो बोले, ये गार ही है। जिस जगह आपका दुश्मनों से मुकाबला हुआ है, उससे थोड़े ही फासले पर हमारा ये ठिकाना मौजूद है। मैंने कहा, यानी बेध्यानी में सही समत इख्तियार के रखी? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ। और अब आप तफसील भी बता दें कि ये लोग क्यों आपके पीछे पड़े थे? जवाबन मैंने गजनी खेल और शलोबर की आपस की लड़ाई में अपनी गलती से फंस जाने के मुताल्लिक बताने लगा। सारी तफसील सुनते ही उसने पूछा, आपने अफगानिस्तान आने की वजह नहीं बताई? इस मरतबा मैंने एल्बर्ट ब्रूक के हाथों ब्लैकमेल होने और अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने के मुताल्लिक जरूरी तफसीलात दोहरा दी। पलवशा के साथ मेरी शादी की खबर सुनकर वो खुश हो गया था। वो बोले, सबसे पहले तो शादी की मुबारक हो। मैंने कहा, खैर मुबारक भाई, मगर अब न जाने वो किस हाल में होगी। मैं अफसुर्दा हो गया। वो बोले, पलू खान किसी से मार खाने वाला नहीं, वो मेरा बड़ा लाडला शागिर्द था। तमाम उस्तादों से मैंने उसकी तारीफ ही सुनी है। एक मिशन में तो वो मेरे साथ भी काम कर चुका है। यकीन मानो दिल खुश हो जाता है उसकी कारकर्दगी देखकर। मैंने कहा, हाँ, मगर उस वक्त वो पल्लू खान थी, अभी पलवशा है। वो बेतकल्लुफी से बोला, नाम की तब्दीली से कुछ नहीं होता। एक जवान लड़की को दुश्मनों के हत्थे चढ़ने के बाद क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, इस बारे में यकीनन आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। उसने इस बात में सर हिलाया, ये तो सही है, मगर आप खामखा बुरे गुमान न पालें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मैंने उम्मीद जाहिर की, एक उसी की जात का सहारा है। वो बोले, तो अब आप गजनी जाएंगे? मैंने कहा, इरादा तो यही है। वो बोले, आपके जख्म ठीक होते कुछ वक्त तो लगेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक एल्बर्ट ब्रूक वगैरह आपके इंतजार में बैठे होंगे। दाएं बाएं नजर दौड़ाते हुए मैंने मौजू तब्दील किया। मुझे अपना हथियार नजर नहीं आ रहा। वो बोला, साथ ही वहाँ पड़े सारे हथियार ही समेट लाए थे और उनमें मौजूद कमांडर नसरुल्लाह खेल की खास क्लैशनकोफ पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, बड़ी तेज नजर है आपकी। बोले, वो मेरे उस्ताद हैं और मैंने उनकी हमरा अनगिनत मार्कों में हिस्सा लिया है। उनकी क्लैशनकोफ इसलिए भी खुसूसी है कि उन्होंने ऐलान किया था कि ये क्लैशनकोफ वो ऐसे शख्स को तोहफा देंगे
जो उनकी नजर में उसका सही हकदार होगा। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसा आदमी तलाश करने में कोई गलती नहीं की। मैं मजाहिया अंदाज में बोला, यकीनन आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। वो बोले, अच्छा आप सच सच बताएं कि उस्ताद मोहतरम ने ये क्लैशनकोफ आपके हवाले करते हुए क्या फरमाया था। मुझे कमांडर नसरुल्लाह की बातें अच्छी तरह याद थी। उन्होंने भी कमांडर अब्दुल हक से मिलती जुलती बातें की थी। यूं भी मुजाहिदीन के दरमियान मेरी निशानेबाजी का काफी चर्चा था और इसकी वजह यही थी कि कुछ तो मुझे कुदरती तौर पर निशानेबाजी की सलाहियत थी और कुछ यार लोगों की मुबालगा आराई ने मुझे शोहरत दी थी। मैं जवाब से पहलू तही करते हुए बेपरवाही से बोला, ये बात का मसला है, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। वो बोले, ओह मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। और वो गार से बाहर निकल गए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों में मुजाहिदीन ने ठिकाने बना रखे हैं। वो भी मुजाहिदीन का एक महफूज ठिकाना था और मेरी खुशनसीबी के जिस जगह मेरा शलोबर कबीले से आखिरी टाकरा हुआ, ये ठिकाना वहां से करीब ही था। इसकी हैसियत रस्ते में आने वाली एक चौकी की सी थी कि पाकिस्तानी सरहद उबूर करने वाले मुजाहिदीन वहां एक दिन गुजार कर आगे बढ़ जाते थे। वहां मुजाहिदीन की महदूद तादाद ही रहती थी। इसके बावजूद उस ठिकाने के दाएं बाएं होने वाली किसी भी कार्रवाई को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उस दिन भी जब मेरा शलोबरों से फायरिंग का तबादला हो रहा था, उन्हें भी वो फायरिंग सुनाई दे गई थी। वहां कमांडर अब्दुल हक ही अमीर थे। उन्होंने 4 आदमी सूरत हाल का जायजा लेने भेजे और उन चारों को जिंदा हालत में सिर्फ मैं ही मिला था, इसलिए वो मुझे उठा लाए। कमांडर अब्दुल हक ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। मेरी टांग का ऑपरेशन उन्होंने खुद ही किया था। कुछ बेहोशी के टीके और कुछ कमजोरी की वजह से मुझे 29-30 घंटों बाद ही होश आ सका था। मेरे होश में आने के अगले दिन शलोबर कबीले का एक वफ्द वहां पहुंच गया था। अपनी लाशें वो एक दिन पहले ही उठा कर ले गए थे, लेकिन अब उनकी आमद का मकसद अपने हथियारों की वापसी और मुझे तहवील में लेना था। कमांडर अब्दुल हक को सारी तफसील मालूम थी। उनके हथियार वापस करते हुए कमांडर अब्दुल हक ने उल्टा उन्हें मतून किया कि उनकी वजह से एक मुजाहिद जख्मी हुआ है। चूंकि इस सारी कार्रवाई में शलोबर कबीले की गलती ज्यादा थी, इसलिए जल्द ही उन्हें मुझे तहवील में लेने के मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़ा। मेरा गजनी खेल कबीले का साथ देना अपनी जान बचाने की वजह से था और जब तक शलोबरों ने मुझे मजबूर नहीं किया, तब तक मैंने उनके किसी आदमी को जान से भी नहीं मारा था। अलबत्ता आखिरी मार्के में मजबूर होकर मुझे इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा था। इसी बात को कमांडर अब्दुल हक ने निहायत वजाहत से उन्हें समझा दिया कि अगर मैं चाहता तो जितने आदमी जख्मी किए थे उन तमाम को जान से मार सकता था। और ये बात तो उन्हें भी तस्लीम थी कि मेरी फायर की हुई गोलियों से उनका कोई भी आदमी जान से नहीं गया था, सिवाय उन 7 आदमियों के जिन्हें मारना मेरे लिए नागुज़ीर हो गया था। शलोबरों को इसलिए भी खामोश होना पड़ा था कि किसी कबीले से तो वो दुश्मनी पाल सकते थे, मुजाहिदीन के लश्कर के साथ टक्कर लेना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उसके साथ गजनी खेल कबीले से भी उनकी लड़ाई उरूज पर थी, इसलिए ये महाज उन्हें बंद करना ही मुनासिब लगा और हथियारों की वापसी ही को गनीमत समझते हुए वो वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद कमांडर अब्दुल हक ने मुझे सारी तफसील सुनाई। एक खामखा की मुसीबत से जान छूटने का सुनकर मैंने सुख का सांस भरा। उनसे कोई बैद नहीं था कि कभी दोबारा मेरे सामने आने पर मेरी जान के दरपे हो जाते। अब कमांडर अब्दुल हक के समझाने की वजह से यकीनन मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वो 100 बार सोचते। कमांडर अब्दुल हक की बात खत्म होते ही मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा, वैसे आपने झूठ क्यों बोला कि मैं आपका साथी हूँ और मुजाहिद हूँ? वो संजीदा लहजे में बोले, आपके मुजाहिद होने में तो कोई शुबा नहीं, फिर ये झूठ कैसे हुआ? इसी तरह साथी सिर्फ उसी को नहीं कहते जो आपके शाना बशाना लड़े, बल्कि वो आदमी भी हमारा साथी ही कहलाता है जो लड़ तो किसी दूसरे महाज पर रहा हो, लेकिन उसका और हमारा मकसद मुश्तरिक हो। मैंने कहा, गोया आपके नजदीक मेरा और आपका मकसद मुश्तरिक है। वो बोले, बिल्कुल मुश्तरिक है, आप भी कुफ्र से बरसरे पैकार हैं, हम भी यही मकसद लिए मैदान में उतरे हैं, बस तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। बल्कि आपने तो कई बार असलहे की सूरत में मुजाहिदीन की खुल्लम खुल्ला मदद भी की है और ऐसा कोई साथी ही किया करता है, गैर नहीं। मैं मुस्कुराया, ठीक है जनाब, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कमांडर अब्दुल हक मेरी हंसी में शामिल होता हुआ बोला, गलत अल्फाज वापस लेने ही में भलाई होती है। जिंदगी में एकदम ठहराव आ गया था। इससे पहले भी मैं एक बार कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में साहिब फराश हो चुका था, जब मेरी तीमारदारी पलवशा ने की थी। पलवशा ने जिस तरह मेरी खिदमत की थी और जैसे मेरा ख्याल रखा था, ऐसा कोई निहायत ही मोहब्बत करने वाला रख सकता है। और अब वो पलवशा जाने कहाँ चली गई थी। लगता था शायद उसे देखे सदियां बीत गई हों। अपने आराम और सुकून को ठोकर मारकर वो मेरी बेगुनाही के सबूत हासिल करने गई थी। उसके साथ मेरा यार सरदार खान भी था। न जाने वो बहन भाई कहाँ भटकते फिर रहे थे। मेरे दिन रात निहायत बेकैफ गुजर रहे थे। उस वे मुअत्तल बनकर मैं किसी काम का नहीं रहा था। बस आने जाने वाले मुजाहिदीन की बातें सुनकर मैं जी को बहलाता रहता। अकेला बैठने की सूरत में तो पलवशा फौरन आ धमकती थी। खाने पीने का सामान और रोजमर्रा जरूरियात का दूसरा सामान वो पक्तिका से लेकर आते थे। मुझे वहाँ हफ्ते से ज्यादा होने को था। उस दिन भी 4 मुजाहिद आए
आए हुए थे। वो छुट्टी जा रहे थे। मैं भी कमांडर अब्दुल हक के साथ बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो चारों गुर्देश से आए थे। कमांडर अब्दुल हक इस्लाम नामी मुजाहिद को मुखातिब हुआ, इस्लाम भाई, इस मर्तबा कुछ देर से छुट्टी जा रहे हो। इस्लाम ने जवाब दिया, यूं तो मेरा इरादा पिछले माह ही छुट्टी जाने का था, मगर काम कुछ बढ़ गया था, मजबूरन महीना भर मजीद गुजारना पड़ा। कमांडर अब्दुल हक ने मजाहिया अंदाज में बाकी तीनों की तरफ इशारा किया तो इनकी छुट्टी भी मौखर करना थी। इस्लाम हंसा, क्यों मुझे मरवाने के चक्करों में हो? एक तो दुश्मन ने हमारी हरकत को महदूद किया हुआ है और तुम चाहते हो अंदरूने खाना भी दुश्मन खड़े हो जाएं। शफीक नामी मुजाहिद सफाई पेश करते हुए बोला, ये तो खैर कमांडर ज्यादती कर रहा है, इन्होंने खुद ही हमें छुट्टी के लिए जोर दिया है। अब्दुल हक पूछने लगा, वैसे दुश्मन की बात मेरे सर पर से गुजर गई है। इस्लाम ने हैरानी से पूछा, क्या आप तक ये खबर नहीं पहुंची? कौन सी? कमांडर अब्दुल हक हमतन गोश हो गया, मेरे कान भी खड़े हो गए। इस्लाम तफसील बतलाते हुए बोला, एक बरतानवी निशानेबाज ने हकीकत में अपनी जिंदगी अजीरन कर रखी है। करीबन 20-22 मुजाहिद उसकी गोली का शिकार हो चुके हैं। 1.5-2 किलोमीटर के फासले से भी कमबख्त की गोली सर में ही लगती है। उसकी वजह से हमारी हरकत काफी महदूद हो गई है। अंधेरे के तीर की तरह न जाने किस कोने से निकलता है और हमारे 2-3 साथियों को शहीद करके गायब हो जाता है। अपने मुखबरों से हमें यही मालूम हुआ है कि उसका नाम निक स्टुअर्ट है और बरतानवी आर्मी से ताल्लुक रखता है। उसकी मददगार भी कोई बरतानवी लड़की ही है, वो भी अच्छी खासी माहिर निशानेबाज है। हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं। अब्दुल हक गहरा सांस लेते हुए बोला, अजीब बात सुना रहे हो। इस्लाम ने कहा, अजीब मगर हकीकत है। मैं उनकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ, आप लोगों के पास दूर मार हथियार नहीं है क्या? इस्लाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, क्यों नहीं है? चंद माह पहले ही हमारे हाथ 3 हैवी राइफल्स लगी हैं। कमांडर सिद्दीक बता रहा था कि वो रेंज मास्टर है और 2 किलोमीटर तक किसी भी आदमी को उनसे निशाना बनाया जा सकता है। उनका एमुनिशन भी मौजूद है, लेकिन 2 किलोमीटर तो क्या, हम में से कोई 200-300 मीटर के फासले पर भी उस राइफल से निशाना नहीं बना सकता। हमें तो बेकार वजन ही महसूस हो रही है। वो रेंज मास्टर को बेकार वजन कह रहा था। यकीनन उनमें से कोई रेंज मास्टर की अफादियत से वाकिफ नहीं था, वरना वो कभी ऐसा न कहते। मैंने पूछा, कमांडर सिद्दीक भी उससे फायर नहीं कर सकता? वो बोले, कमांडर सिद्दीक ने इन राइफलों के अंदर मौजूद किताबचे से उनके नाम हमें बताए हैं, बाकी इस राइफल के बारे में वो कुछ नहीं जानते। सही है। अस्पात में सर हिलाते हुए मैं खामोश हो गया। कमांडर अब्दुल हक बड़े गौर से मेरी जानिब देख रहा था, मगर मैं जानबूझकर अनजान बना बैठा रहा। इस्लाम अब्दुल हक की तरफ मुतवज्जे हुआ, वैसे आपने जीशान भाई का मुकम्मल तारुफ नहीं करवाया। वो बोले, जीशान भाई का ताल्लुक पाक आर्मी से है और इन्होंने काफी बार हमारी मदद की है। अब किसी काम के सिलसिले में अफगानिस्तान आना हुआ है। रस्ते में गलत फहमी में एक कबीले से टाकरा हो गया, उन्हीं से लड़ते हुए जख्मी हो गए हैं। खुशकिस्मती से हमारे ठिकाने के नजदीक ही ये लड़ाई हुई थी, बस हम भाई को यहाँ ले आए। हफ्ता 1.5 ही हुआ तब से ये यहीं पर हैं और जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते मैं उन्हें कहीं जाने की इजाजत भी नहीं दूंगा। इस्लाम फौरन शाकी हुआ, किस कबीले से लड़ाई हुई थी? कम से कम आपको उनसे गिला तो करना चाहिए था। जो शख्स हमारा मददगार रह चुका है वो हमारा साथी ही है और हमारे साथियों को कोई यूं जख्मी करे इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। कमांडर अब्दुल हक हंसा, सही कह रहे हैं आप, गिला करना तो हमारा बनता था, लेकिन एक छोटा सा मसला था, इसलिए मुझे खामोश होना पड़ा। इस्लाम ने हैरानी से पूछा, कैसा मसला? कमांडर अब्दुल हक इत्मीनान से बोला, यही कि इस कबीले के 2 दर्जन अफराद जख्मी हुए, इसके अलावा उन्हें 7 लाशें भी उठाना पड़ी। इस्लाम शिश्तर रह गया, क्या मतलब? उसके बाकी 3 साथी भी हैरानी से घूरने लगे। कमांडर अब्दुल हक ने मुंह बनाया, मैं इब्रानी तो नहीं बोल रहा, सादा पश्तो में बात कर रहा हूँ। वो बोले, मगर अकेला आदमी? कमांडर अब्दुल हक तहसीन आमेज लहजे में बोले, जी अकेला आदमी अगर SS हो तो बहुत कुछ कर सकता है। इस्लाम ने मुझे घूरते हुए कहा, SS? गोया आपका मतलब है जीशान भाई ही SS हैं? वही पलू खान, मेरा मतलब है पलवशा का साथी। वो बोले, साथी नहीं, शौहर। अब मोहतरम ने पलवशा बेटी के साथ शादी कर ली है। इस्लाम ने फौरन ही पुरखुलूस लहजे में कहा, मुबारक हो जीशान भाई। मैंने इनकिसारी से कहा, शुक्रिया दोस्त। उसके बाद हम काफी देर वहां बैठे रहे। मौजूए गुफ्तगू मेरी जात ही बना रहा। इस्लाम और उसके साथियों ने सारी गपशप को पसे पुश्त डालकर मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनने पर इसरार किया। गो मेरी ज्यादातर बातें तो उन तक पहुंची हुई थी, मगर किसी और जबानी पहुंची हुई बातों में झूठ और मुबालगे की मिलावट जरूर होती है। मैं उनके इसरार के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया था। अगले दिन कमांडर इस्लाम और उसके तीनों साथी जाने से पहले अलविदाई मुलाकात के लिए आ गए थे। मैंने उनसे जाने की रस्ते की बाबत दरियाफ्त किया। इस्लाम ने जो रास्ता बतलाया वो खागा ओबो से गुजर कर ही जाता था। खागा ओबो गुलगारे का गाँव था। उन्हें रुखसत करने में गार से बाहर तक गया था।
अब बैसाखी के सहारे में अच्छा भला चल लेता था। मेरा जख्म पहले से काफी बेहतर हो गया था। बाजू का जख्म तो तकरीबन भर चुका था, लेकिन पिंडली और रान का जख्म इतनी जल्दी मुकम्मल ठीक नहीं हो सकता था। उस दिन दोपहर को खाना खाते हुए कमांडर अब्दुल हक ने पूछा, ज़ीशान भाई एक बात पूछूं? मैं खफीफ होते हुए बोला, इसमें इजाजत लेने की जरूरत है। शुक्रिया कहकर उसने पूछा, कल आप इस्लाम भाई से दूरमार राइफल के इस्तेमाल के बारे में क्यों पूछ रहे थे? क्या आप उस राइफल को इस्तेमाल करना जानते हैं? एक लम्हा सोचकर मैंने इस बात में सर हिलाया, जानता हूँ। वो बोले, अगर मैं कहूं कि आप हमारे किसी साथी को इस राइफल का इस्तेमाल सिखा दें तो क्या ये दरखास्त मंजूर हो जाएगी? मैंने भरपूर कहकहा लगाया, दरखास्त और मंजूरी? अब्दुल हक भाई कुछ ज्यादा ही मीठा नहीं डाल दिया? अब्दुल हक नफी में सर हिलाते हुए बोला, किसी से भी काम लेने के दो तरीके हैं, हुक्म देना या दरखास्त करना, और हम आपसे दरखास्त ही कर सकते हैं। मैंने कहा, अपनों को ना तो हुक्म दिया जाता है और ना दरखास्त की जाती है, बस उन तक अपनी ख्वाहिश पहुंचा दी जाती है। वो फौरन अपनी साबिका बात से रुजू करता हुआ बोला, तो बस समझ लें कि मैंने अपनी ख्वाहिश आप तक पहुंचा दी है। मैं साफ गोई से बोला, अब्दुल हक भाई आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे लिए निहायत ही दुश्वार और मुश्किल होता, लेकिन इस हालत में मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए आप राइफल और सीखने वाले 2-3 आदमी यहीं पर बुलवा लें, मैं उन्हें तरबियत दे दूंगा। अब्दुल हक ने मुजाहिया अंदाज में कहा, कहना तो नहीं चाहिए मगर आपका जख्मी होना हमारे लिए फायदेमंद रहा है। उसकी बात ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन बाद 4 आदमी रेंज मास्टर के 2 बक्स लेकर पहुंच गए थे। उसके साथ वो रेंज मास्टर की 200 गोलियां भी लाए थे। कमांडर अब्दुल हक ने गुज़श्ता दिन मेरा इंदिया लेते ही वायरलेस बेस पर अपने गुर्देज कैंप में मौजूद कमांडर से बात कर ली थी और कोड वर्ड में उन्हें राइफलें, एमुनिशन और आदमी भेजने का बता दिया था। इस दावत को गनीमत जानते हुए उन्होंने बगैर किसी ताखीर के 4 आदमी उस जानिब रवाना कर दिए थे। उन दिनों मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाया करता था। हालांकि जब पलवशा जख्मी थी उस वक्त हमने 2 माह के करीब अरसा यूं ही कोई काम किए बगैर गुजार दिया था, मगर वो 2 माह मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा तेज गुजरने वाले दिन थे। रात दिन लम्हों में बीत जाया करते थे और वही शबो रोज महीनों पर मुहित हो गए थे। गुर्देज कैंप से आने वाले 4 जवां साल मुजाहिद थे। उनमें से तो 2 मेरे हम उम्र थे, जिनका नाम सगीर और एहसान था। असलम मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा, जबकि मुबीन बमुश्किल 18-19 साल का लड़का था। रात ही को मैंने रेंज मास्टर के दोनों बक्स खोलकर सामान का जायजा लिया। सारा सामान मुकम्मल देखकर मैंने इत्मीनान का सांस भरा। सरदार और मैंने अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान इस राइफल के मुतालिक बहुत तफसील से पढ़ा था, और ये वो राइफल जिससे मैं सबसे ज्यादा फायर किया था। मैंने 4 सीखने वालों को तरबियत का वक्त बताया, सुबह नमाज के बाद तैयार रहना, और वो सर हिलाते हुए चले गए। कमांडर अब्दुल हक कुछ देर मजीद मेरे साथ बैठा रहा। उसके जाने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया कि सुबह आराम का मौका न मिलता। सुबह की नमाज के बाद नाश्ते वगैरह से फारिग होकर 4 जवान पहुंच गए थे। कमांडर अब्दुल हक ने भी उनके हमरा बैठकर सीखने में दिलचस्पी जाहिर की थी। मैंने तमहीदी बातचीत में रेंज मास्टर की खूबियों पर रोशनी डाली और उन्हें बावर करवाया कि एक तरबियत याफ्ता आदमी इस राइफल से कितना फायदा उठा सकता था। उसके बाद मैं उन्हें राइफल के पुर्जों वगैरह के बारे में तफसील से बताने लगा कि किस तरह वो इस राइफल को टुकड़ों में खोल सकते थे। वो सारा दिन मैं उन्हें राइफल के मुतालिक ही पढ़ाता रहा। उसके साथ उन्हें भी मौका दिया कि वो बार बार राइफल को खोलें और जोड़ें। उसके साथ मैं उन्हें उस राइफल से मुख्तलिफ पोजीशनों से फायर करने के तरीके भी बताता रहा। वो सारा काम चूंकि हम बंद कमरे में भी कर सकते थे, इसलिए गार के अंदर बैठकर ही सिखलाई करते रहे। अगले दिन मैं उन्हें गार से बाहर ले गया। स्नाइपर राइफल में सबसे ज्यादा काम चूंकि टेलीस्कोप साइट का होता है, इसलिए उसके बारे में जानना एक स्नाइपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बावजूद वो स्नाइपर बनने नहीं आए थे, लेकिन उन्हें अच्छा निशानेबाज तो बनना था। लियोपोल्ड साइट के बारे में हम स्नाइपर होने के बावजूद पूरा हफ्ता पढ़ते रहे थे। मैं उन्हें वो सब कुछ तो इसलिए नहीं पढ़ा सकता था कि इस काम में काफी वक्त सर्फ होता। मैं बस उन्हें जरूरी और काम की बातें बताता रहा। लियोपोल्ड साइट पर तो आम आदमी सही तरीके से रेंज भी नहीं लगा सकता। हर फासले के लिए एलिवेशन ड्रम पर मखसूस क्लिक लगाने पड़ते हैं। तमाम क्लिक्स की तरतीब मैंने उन्हें लिख कर दे दी थी ताकि वो उसे जबानी तौर पर याद रखें। वो पूरा दिन मैं उन्हें लियोपोल्ड साइट के मुतालिक पढ़ाता रहा। कमांडर अब्दुल हक भी सीखने में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। रात को वो अपने गार में काफी देर तक दिन की सिखलाई को दोहराते रहे। मुजाहिदीन का वो ठिकाना गार दर गार बना हुआ था, यूं जैसे किसी मकान में कोई कमरे बने होते हैं। तीसरे दिन मैं उन्हें फायर करवाने लगा। राइफल के सिफर होने के बाद वो 600-700 मीटर के फासले पर आसानी से छोटे छोटे पत्थरों को निशाना बना रहे थे। अमली तौर पर रेंज मास्टर की कारकर्दगी देखकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कमांडर अब्दुल हक ने भी दर्जन भर गोलियां चलाकर अपना निशाना आजमाया था। अगले 2 हफ्तों में मैं उन्हें मुख्तलिफ फासलों से फायर करवाता रहा। उनमें से अच्छा फायरर मुबीन था, जो उम्र में तमाम से छोटा था। वो 1500 मीटर दूर के हदफ को निशाना बना लेता था।
चूंकि उनके पास गोलियों की महदूद तादाद थी, इसलिए हर आदमी रोजाना 3-4 गोलियां ही फायर कर पाता। इस सारे तरबियती अरसे के दौरान उन्होंने चंद बार मेरा फायर देखने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर जख्मी होने का बहाना करके मैंने माजरत कर ली। अलबत्ता आखिरी दिन जब उनके पास फकत 2 गोलियां बाकी बची थीं, कमांडर अब्दुल हक ने इसरार किया कि वो दोनों गोलियां मैं फायर करूं। उसकी हुक्म नुमा इल्तिजा पर सर तस्लीम खम करते हुए मैंने दोनों गोलियों से 1900 मीटर दूर छोटे छोटे पत्थरों को निशाना बनाकर रेंज मास्टर पर उनका एतमाद मजीद पुख्ता कर दिया। अगले दिन उन चारों ने वापस जाना था, क्योंकि गुर्देज कैंप में बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार हो रहा था। रात को उन्हें अपने कमरों में बिठाकर मैंने स्नाइपिंग के मुतालिक अहम बातें दोहराई, कुछ नए नुक्ते उनके गोशगुजार किए ताकि वो दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो सकें। सुबह सवेरे वापस जाते हुए चारों बड़ी अकीदत से मुझसे मिले। मेरे दिन फिर बेजारी से गुजरने लगे। पिंडली का जख्म तो करीबन ठीक हो ही गया था, लेकिन रान का जख्म अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ था कि मैं आगे बढ़ सकता। सर्दी की वजह से जख्म यूं भी ठीक होने में ज्यादा वक्त लेता है। अब भी कमांडर अब्दुल हक के साथ अपने ठिकाने से 500-600 मीटर दूर चला जाता था। एक दिन हम दोपहर को लौटे तो ये रूह फरसा खबर सुनने को मिली कि सगीर बरतानवी स्नाइपर निक स्टुअर्ट की गोली का शिकार हो गया है, जबकि असलम शदीद जख्मी था। गोली उसके सर से रगड़ खाते हुए गहरा जख्म छोड़कर निकल गई थी। वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कैंप तक वापस पहुंचा था। बाद में सगीर की लाश उठाने के लिए जाने वाले 5 आदमियों में से 2 आदमी भी निक स्टुअर्ट या उसके साथी की गोली का निशाना बन गए थे। यूं लाश उठाने के लिए उन्हें रात का इंतजार करना पड़ गया था। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। अब शोहदा के घरों तक ये खबर पहुंचाने के लिए जो 2 आदमी जा रहे थे, उनकी जबानी हम तक ये खबर पहुंच गई थी। असलम और सगीर दोनों मेरे शागिर्द थे। 3 हफ्ते तक हम दिन रात मुसलसल साथ रहे थे। अब एकदम उनकी मौत का सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। हफ्ता भर पहले ही वो एक उम्मीद लेकर यहाँ से वापस लौटे थे। बरतानवी स्नाइपर्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो पुरअज़्म थे। गो इन स्नाइपर्स की जो कहानियां मुझ तक पहुंच चुकी थीं, उसके बाद उन चारों से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि वो उन्हें खत्म कर सकेंगे, लेकिन ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो खुद उनका निशाना बन जाएंगे। हालांकि मैंने उन्हें स्नाइपर्स के हरबों और चालाकियों से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। यकीनन वो मेरी हिदायत पर सही तरीके से अमल नहीं कर सके थे, और यही वजह थी कि अपने साथी की लाश उठाने के लिए वो यूं मुंह उठाकर भागते चले गए थे। हालांकि मैं उन्हें अच्छी तरह बता चुका था कि एक स्नाइपर मुखालिफ की नफ्सियात से खेलता है और अपने हदफ का इंतजार करने के लिए वो घंटों नहीं दिनों इंतजार कर सकता है। गो तमाम आदमी ये बात नहीं जानते थे, मगर मेरे 2 और शागिर्द मुबीन और एहसान तो वहाँ मौजूद थे। वो उन्हें इस खतरे से आगाह कर सकते थे। अब ये मालूम नहीं था कि एहसान वगैरह ने उन्हें खबरदार नहीं किया या उन्होंने खुद ही बेपरवाही बरती थी। सगीर एक हंसमुख और बहादुर जवान था। उसका ताल्लुक मानसहरा जैसे खूबसूरत इलाके से था। उसके दिल में इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। रेंज मास्टर से फायर करते हुए वो अक्सर कहता, उस्ताद जीशान, उम्मीद करता हूँ इन दोनों की मौत मेरी ही गोली से हो। जब मैंने 1900 मीटर से पत्थर को निशाना बनाया था, तब उसने बेसाख्ता कहा था, अगर उन काफिरों को पता चल गया कि हमारे उस्ताद SS का निशाना कैसा है, यकीनन वो भागने में देर नहीं लगाएंगे। कमांडर अब्दुल हक ने हंसते हुए पूछा था, बेटा उस्ताद को छोड़ो, अपनी सुनाओ। वो अज़्म से बोला, मैं तो उन्हें भागने भी नहीं दूंगा। आने वाले वक्त से कोई भी वाकिफ नहीं होता। अगर उसे मालूम होता कि उसने अभी स्नाइपर्स का निशाना बनना है तो शायद ऐसा दावा न करता। उसकी शादी को 1 ही साल हुआ था। महाज पर आने से पहले उसकी बीवी उम्मीद से थी। उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो 9 माह गुजारने के बाद ही घर जाएगा, ताकि अपनी बीवी और बच्चे से मिलने की दोहरी खुशी से लुत्फानंदोज हो सके। उसे छुट्टी से आए 8 माह हो चुके थे और अब 1 महीना गुजार कर उसने घर जाना था, लेकिन अजल ने उसे मौका ही नहीं दिया था। अपने महबूब की आमद के लिए चश्म बराह बीवी को उसकी शक्ल देखना भी नसीब न हुआ। कमांडर अब्दुल हक मेरी गार में दाखिल हुआ। जीशान भाई, आप तो रो रहे हैं, उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, पता नहीं यार। आंखों पर उल्टा हाथ फेरते हुए मैंने अजीब से लहजे में कहा, अगर मौत के बाद भी फना हो जाना होता तो काफी घाटे का सौदा था। उसने मुझे समझाया था या शायद तसल्ली दी थी। मैंने कहा, जानता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, लेकिन दुख और गम का एहसास कुदरती होता है। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ ही बिस्तर पर बैठ गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरे दिन मुखाबरे पर असलम की हालत के बारे में मालूम हुआ तो पता चला कि वो भी शहीद हो चुका है। यकीनन इलाज की बेहतर सहूलत न होने की वजह से वो जांबर न हो सका था। अल्लाह ताला तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद करे। क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती